नमस्कार दोस्तों, औसम साहित्यिक कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुनिए कहानी भाग न बाचे कोई। मीराबाई, आपको माँ ने अभी बुलाया है? अभी? ई वक्त? हाँफते हुए बंटी से मीरा ने पूछा। हाँ, माँ ने कहा है जरूरी काम है, अपने साथ ही लेकर आना। ठीक है, तो 2 घड़ी बैठ, मैं 2 पराठा और सेक लूं। तो हाँफ क्यों रहे है बंटी? दौड़ता दौड़ता आयो है के? हाँ मीराबाई, आपकी इस गोल घुमावदार सीढ़ी में चढ़ने में मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी चढ़कर आया हूँ। और अकेले तो मैं उतर ही नहीं सकता, सिर घूमने लगता है। मैं तो दिन में 10 बार उतरूं और चढ़ूं हूँ भाया। बड़ी गंभीरता से मीराबाई बोली। मीराबाई क्या कभी हंसती नहीं है? मन ही मन बंटी सोच रहा था। मीराबाई कोयले की कच्ची अंगीठी पर तवे के ऊपर पराठे सेक रही थी। उनके हाथ से बने पराठों की खुशबू उसके नाक से होती हुई उसके पेट में पहुंचकर हलचल मचा रही थी। मन कर रहा था कि मीराबाई उसे पराठे के लिए पूछे। गर्मा गर्म पराठे की कल्पना मात्र से उसके मुंह में पानी आ गया, पर उसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उसके मन की बातों से बेखबर मीरा फटाफट पराठे बनाने में लगी थी और बंटी मंत्रमुग्ध हुआ उनकी पीठ के पीछे खड़ा मशीन की तरह चलते उनके हाथों के कौशल को निहारता रहा। बंटी की मम्मी रंजना का मीरा के बिना कोई काम पूरा नहीं होता था। मंगोड़ी बनानी हो या पापड़ बिलवाने हो, मेहंदी लगानी हो या फिर साड़ी में फॉल लगवाना हो, सब काम के लिए एक ही नाम रंजना की जुबान पर आता था और वह है मीराबाई। मीरा का कद लंबा था, नाक नक्श तीखे और रंग गेहुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झील की तरह गहरी थीं, जिनमें उसके मन का अवसाद स्पष्ट नजर आता था, जो नजरों से फिसल कर उसके चेहरे को मलिन और शरीर को स्थूलकाय बनाने में भी सफल हुआ था। मलमल की बिना कलफ और इस्त्री करी हुई साड़ी और पैरों में पहनी सस्ती प्लास्टिक की चप्पल अपने व्यक्तित्व के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाती थी। बंटी को याद है उसकी दीदी की शादी के अवसर पर रंजना ने मीरा को एक केसरिया रंग की साड़ी दी थी, जिसमें फालसाई रंग का जरी बॉर्डर लगा हुआ था और उसी रंग के गोल बूटे पूरी साड़ी में थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हुए थे। उस दिन मीरा ने अपने बालों का जूड़ा बनाया था और उस पर गजरा लगाया था। कानों में सोने की लटकन और गले में सोने की चीख पहनी थी। क्रीम पाउडर के लेप से चेहरा भी दमक रहा था। सज संवर कर जब मीरा घर से निकली तो लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे और उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को पलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाते थे। बंटी ने भी जब उसे दूर से आते देखा तो ठगा सा रह गया। उसे लगा किसी देश की राजकुमारी चली आ रही है। राजकुमारी ही तो थी वह अपने पिता की। जीवन राम शर्मा कोलकाता के विशालकाय एवं सुप्रसिद्ध सूता मिल के अध्यक्ष थे। गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब सुविधाओं से पूर्ण था उनका जीवन। उनकी सुंदर और सुशील पत्नी लता उनके गृह की सुचारुता को बनाए रखने के कौशल में पारंगत थी। मितभाषी और मृदुभाषी होना उसकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण था। बिन मांगे ही सबकी मदद करने को तत्पर रहने वाली हंसमुख लता की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को सब समझते थे, पर लाचार थे। विवाह के 9 साल बाद भी लता की गोद सूनी थी। कोई उपाय अछूता नहीं था। सभी कोशिशों ने उन्हें हतोत्साहित ही किया था। अब तो बस ईश्वर की कृपा की आस थी। कहते हैं ना,
कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। एक दिन सुबह उठने में लता को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। जी करता था थोड़ी देर और आराम कर ले, पर रोजमर्रा के काम गृह लक्ष्मी को कहाँ आराम करने देते हैं। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बाथरूम तक पहुंची तो इतनी जोर से सिर घुमा कि वह दीवार का सहारा ले वहीं गीले फर्श पर बैठ गई। फिर जी मितलाने का ऐसा दौर शुरू हुआ कि अखबार में डूबे जीवन राम जी को तुरंत घटना स्थल पर हाजिर होना पड़ा। लता को बिस्तर पर सुलाकर उन्होंने डॉक्टर रॉय को फोन लगाया और तुरंत उनसे घर पहुंचने का निवेदन किया। डॉक्टर रॉय ने आते ही नए मेहमान के आगमन का शुभ समाचार सुनाया, जिसको सुनने को कान कब से तरस रहे थे। डॉक्टर रॉय ने लता को आराम करने की सख्त हिदायत दी और जीवन राम जी के साथ बाहर वाली बैठक में आ गए। मैडम का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है शर्मा जी। लेट प्रेगनेंसी है, कॉम्प्लिकेशन होने का चांस ज्यादा रहता है। जहां तक पॉसिबल हो उतना बेड रेस्ट करवाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उचित प्रबंध करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। गर्भावस्था का पूरा समय लता के लिए बहुत ही कष्टदायक रहा। सूता मिल के अस्पताल में ही डिलीवरी का सारा प्रबंध करवा दिया गया था। बस अब तो उस खुशनुमा पल का इंतजार था। आधी रात के बाद भयंकर प्रसव पीड़ा के साथ लता को अस्पताल में दाखिल कराया गया। मरीज की नब्ज पकड़ते ही डॉक्टर का मुंह पीला पड़ गया। नॉर्मल डिलीवरी ऐसी हालत में हो पाना आकाश कुसुम सा प्रतीत हो रहा था। डॉक्टर ने शर्मा जी को एक तरफ ले जाकर बताया, शर्मा जी, लगता है सीजर करना पड़ेगा, पर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। क्या मतलब तैयार नहीं है? ऑपरेशन के लिए बाकी सारा सामान है, पर ऑक्सीजन नहीं है। हाँ, पर हर केस में ऑक्सीजन की जरूरत भी तो नहीं पड़ती है ना। इमरजेंसी के लिए पूरी तरह तैयार होना जरूरी है शर्मा जी। आप भगवान का नाम लेकर शुरू करें, सब ठीक होगा। अब इस समय और इस हालत में बड़े हॉस्पिटल ले जाना भी मुश्किल होगा। एक बार फिर सोच लीजिए शर्मा जी। मुझे ईश्वर और आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है डॉक्टर रॉय। शीघ्रता से घटते रक्तचाप को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संतुलित रख पाना डॉक्टरों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। प्रसव के अंतिम चरण में एक वेदनापूर्ण चित्कार के साथ मीरा के पृथ्वी पर आगमन और लता के परलोक गमन की प्रक्रिया पूरी हुई। बेहद इंतजार के बाद मिली अपूर्ण खुशी को पाकर जीवन राम दुविधा में पड़ गए थे। उस नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाए वह गुमसुम से अपने कमरे में बैठे रहे। बूढ़ी माँ के लिए अपने लाडले की यह हालत असह्य हो गई थी। 12वीं की रस्म पूरी होते ही उन्होंने एकत्रित जन समुदाय के आगे अपने बेटे के दूसरे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उस जमाने में गरीब बाप के लिए उसकी बेटी उस अनचाहे बोझ जैसी होती थी, जिसे पहला मौका मिलते ही वह अपने कंधों से उतार कर गंगा नहाना चाहता था। एक संतान का पिता, उस पर दूजा वर। फिर भी जीवन राम के लिए कई सोडशियों के रिश्ते तत्क्षण आ गए। सभी रिश्तों की जांच पड़ताल करने के बाद माता जी ने अपनी बहू के पद के लिए सरला का हाथ स्वीकार किया। पहला शुभ मुहूर्त देखकर सप्ताह भर के अंदर जीवन राम का विवाह सरला के साथ कर दिया गया। सरला बहुत ही साधारण परिवार से थी। जीवन राम की माताजी ने उसका चयन भी इस कारण विशेष रूप से किया था कि तंगी में रही हुई लड़की, जिसकी खुद की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी, दूध पीती अबोध मीरा को छाती से लगाकर रखेगी। पर पति के घर की ठाट बाट देखकर सरला की आंखें चौंधिया गईं। साल भर के अंदर ही बेटे की माँ बनकर तो मानो उसने गढ़ ही जीत लिया था। ऐसे का गुरूर
अब उसके सिर पर चढ़कर बोलने लगा था। सीधी सादी बुढ़िया सास को उसने कोने के एक कमरे में उनकी नन्ही पोती के साथ मानो नजरबंद सा कर दिया था। कमरे का रास्ता पिछले दरवाजे के पास ही पड़ता था। पूरे परिवार से अलग दादी पोती ने अपनी एक अलग सी दुनिया बना ली थी, जिसमें मेहमान बनकर जीवन राम का प्रवेश अक्सर हो जाया करता था। मेहरी दोनों समय का खाना उनके कमरे में पहुंचा जाती थी। सरला का बेटा मोहन मीरा से सिर्फ 10 महीने छोटा था। दोनों को स्कूल भेजने का समय आया तो मीरा के स्कूल जाने पर सरला ने बहुत विरोध किया। छोरी ने पढ़ा लिखा कर गए फायदों में सी, करनो तो चूलो चौकोरी पर सी, घर गृहस्थी का काम सीख ले सी तो सुख पासी, ना ही तो सास की बात सुन सी, और दुनिया कहसी सौतेली माँ थी, कुछ कोनी सिखायो नी छोरी ने। पर फिर भी जीवन राम ने उसे पढ़ाने के लिए सूता मिल के स्कूल में भेजने का निश्चय किया। सरला की जिद पर मोहन पिता की गाड़ी में बैठकर बड़े स्कूल में जाने लगा। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और विधि का विधान घटित होता रहा। मीरा 15 साल की थी तब उसके सिर पर से दादी का ममतापूर्ण साया उड़ गया। माँ को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दादी में ही उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। जिंदगी में पहली बार किसी अपने को खोने के गम में मीरा पूरी तरह से टूट गई। गुमसुम सी मुरझाई हुई अपनी बेटी को देखकर जीवन राम बहुत विचलित हुए। मीरा के भविष्य के बारे में उसे शीघ्र ही कुछ फैसला करना पड़ेगा। तब तक के लिए उसने मीरा को कुछ दिन उसकी मौसी के शहर लखनऊ भेजने का मन बनाया। मौसी के घर आए हुए मीरा को महीना भी नहीं हुआ था कि हृदयाघात से जीवन राम की मृत्यु की खबर ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वह जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। 2 दिन बाद जब वह कोलकाता पहुंची तो पिता की यादों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। घर में प्रवेश करने में कदम डगमगा रहे थे। उसे देखकर भी सब मूर्तिवत रहे। किम कर्तव्य विमूढ़ सी वह गृह द्वार को पकड़कर काफी देर तक खड़ी रही। फूल माला लगी पिता की तस्वीर पर नजर पड़ते ही वह दहाड़ मारकर उसके सम्मुख गिरकर फफक फफक कर रोने लगी। पिता के अवसान से अनाथ हुई उस बाला को गले लगाकर ढांढस बंधाने कोई नहीं उठा। उसको अपने हृदय से लगा, जी भरकर रोकर अपने मन के गुबार को निकाल। अपना मन हल्का कर पाने का मौका देने वाला वहां कोई नहीं था। विक्षोभ के आवेश में वह अपना सिर दीवार पर पटक पटक कर रोने लगी और अचेत हो गई। होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। माथे पर दर्द का एहसास होने पर जब उसने वहां हाथ लगाया तो सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसी सूता मिल में काम करने वाले उसके पिता के एक सहकर्मी चौबे जी ने उसे बताया कि सरला देवी ने मनहूस मानकर संबंध विच्छेद कर उसे घर नहीं लाने का निर्देश दिया है। फिर वह कहाँ जाए? माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तुमने नहीं है बेटा। जीवन राम जी के वसीयत में नफरत के बीज बोए हैं। कौन सी वसीयत? कैसी वसीयत? बेटा, पिछले दिनों तुम्हारे पिताजी ने वकील साहब को बुलाकर अपनी वसीयत बनवाई थी। फिर उन्होंने अपनी आधी संपत्ति तुम्हारे नाम और आधी संपत्ति मोहन के नाम की है। सरला देवी इस बात से बहुत नाराज हुई। जीवन राम जी के साथ उनकी बहुत बहस हुई, जिसके कारण तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। चाचा जी, आप मेरी मदद कीजिए। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मेरी सलाह है कि तुम सूता मिल के मालिक से एक बार मिलकर उन्हें अपनी समस्या बताओ। उनके हस्ताक्षर के बिना जीवन राम जी का पैसा कोई नहीं ले सकता है। चाचा जी, आप कृपा कर मेरे साथ चलें।
मुझे अकेले जाने में डर लगता है। सुबकते हुए मीरा बोली, हाँ बेटा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। सेठ नंदलाल तुकाराम के ऑफिस की विशालता और भव्यता देखकर मीरा सकुचा गई। सेठ जी के केबिन में प्रवेश कर वह एक कोने में सकुचा कर खड़ी हो गई। मीरा का परिचय करवाते हुए चौबे जी बोले, साहब, ये बच्ची जीवन राम जी की पुत्री है। फिर आगे बढ़कर उन्होंने धीमे स्वर में सेठ जी को सारी बातें विस्तार से समझाई। सेठ जी बहुत ही नेक और दयालु इंसान थे। पूरी समस्या समझने के बाद उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा ने सेठ जी के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। सेठ जी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। चौबे, इस बच्ची को मेरे घर ले आओ। सेठानी जी से मैं बात कर लेता हूँ, वे कुछ दिनों के लिए इसके रहने खाने का प्रबंध कर देंगी, जब तक कि कुछ और समाधान नहीं निकल जाता। सेठानी धार्मिक प्रवृत्ति की दयालु महिला थी। मीरा के दुख को आत्मसात करते हुए उन्होंने उसका अपने बच्चों के समान ध्यान रखा। मीरा के जीवन के ये सुनहरे पल थे, जो सपनों के सदृश अल्प समय ही रहे। सेठ जी ने अति शीघ्र ही ब्राह्मण परिवार के एक सुंदर सुशील नौजवान रंजित के साथ मीरा का विवाह करवा दिया। उन्होंने अपनी उसी सूता मिल में रंजीत को नौकरी पर रख लिया। कंपनी के स्टाफ क्वार्टर में एक छोटा सा कमरा उसे रहने के लिए भी दिया। मिल के कारखाने की छत पर बने उस एक कमरे के घर में मीरा को पिता के आलीशान बंगले जैसा आराम नहीं, पर मान सम्मान और सुकून हासिल हुआ, जिसकी हर किसी को चाह होती है। समय अपने कर्तव्य दिखाता हुआ आगे बढ़ता रहा। सरला को अपने पुत्र मोह के साथ कंपनी प्रदत्त बंगला छोड़कर किराए के मकान में जाना पड़ा। उसने जीवन राम की वसीयत के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि पत्नी के रहते हुए पति की संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जायदाद पर उसके बाद उसकी भार्या का हक होता है। कोर्ट ने संपत्ति के बंटवारे पर रोक लगा रखी थी। सरला को मासिक भत्ता खर्चे के लिए मिलता था, फिर भी सरला फायदे में ही रही। परिवार के सोने चांदी के गहनों और बर्तनों पर तो उसने पहले से ही कब्जा कर लिया था। मीरा के नसीब में तो उसकी माँ के गहने भी नहीं आए, जिन पर उसका हक था। इस दौरान मीरा 2 स्वस्थ बच्चों की माँ बनी। उसके पुत्र को सब टिल्लू और पुत्री को टिल्ली बुलाया करते थे। मीरा की कहानी से वहां रहने वाले सभी लोग भली भांति परिचित थे और सबको उससे बेहद हमदर्दी भी थी। अपने घर के तीज त्योहारों और विवाह आदि प्रसंगों में लोग मीरा को जरूर आमंत्रित करते थे। उसमें उनके स्नेह से अधिक उनका स्वार्थ निहित होता था। बचपन से दब कर रहने वाली मीरा कभी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं कर पाती थी और लोग उसकी इस कमजोरी का खूब लाभ उठाते थे। मीरा के इस परमार्थ के बदले लोग उसे कभी साड़ी या खाने पीने की वस्तुएं दे दिया करते थे, जिसके नाम लाखों रुपए बैंक में पड़े थे। उसे 100 रुपए उधार देने में भी लोग कतराते थे। विधाता ने लक्ष्मी उसके खाते में लिख तो दी थी, पर उसकी चाबी उसके हाथ से छीन ली थी। मीरा के पति विशेष पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसलिए उनकी नौकरी भी सामान्य सी थी। वो भी सेठ जी की मेहरबानी पर बरकरार थी। सेठ जी के जीते जी तो कोई परेशानी नहीं हुई, पर उनके स्वर्गवास के बाद जब से उनके बेटे ने काम संभाला था, तब से आए दिन वह रंजीत के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देता था। वह रंजीत के काम से बहुत नाखुश था। स्वर्गीय पिता का सम्मान करते हुए वह रंजीत को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर रहा था। मीरा के बच्चे मिल के सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। अपने आस पड़ोस के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में जाते देख
मीरा को अपने भाग्य पर बहुत अफसोस होता था कि जिन बच्चों को वह अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती थी वे मजदूर के बच्चों के साथ पढ़ रहे थे। रो रो कर उसके आंसू भी सूख गए थे। नियति की निर्दयता को सहने की अब उसे आदत हो गई थी। सरकारी स्कूल में पढ़कर भी मीरा का बेटा कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था। बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई थी। बेटी का विवाह भी अच्छे पढ़े लिखे लड़के के साथ हो गया था और वह अपने संसार में सुखी थी। जीवन ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों को पार कर अब समतल राह पर चल पड़ा था, पर मीरा का शरीर अब उसके साथ चलने को राजी नहीं था। पति भी साथ छोड़ परलोक गमन कर चुके थे। बेटे की शादी करके अब वह भी आराम करना चाहती थी। सौतेली माँ सरला देवी तो अब संसार में नहीं थी, पर उनके द्वारा रचित षड्यंत्र से मीरा अब तक त्रस्त थी। माँ की मृत्यु के बाद मोहन ने पिता की वसीयत पर केस कर रखा था। जीवन राम की बेटी के भविष्य को सुखमय बनाने का सपना अब तक राहु केतु के चुंगल में फंसा पड़ा था। बेटे के विवाह के बाद से ही मीरा ने बिस्तर पकड़ लिया था। मानो अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो अब उसकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया हो। दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। स्थूल शरीर बेजान सा होने लगा था। खाना पीना भी उसका कम होते जा रहा था। शरीर निर्जीव पड़ा था, पर सांसें शरीर को छोड़ नहीं पा रही थी। फिर एक दिन उसका बेटा टिल्लू हाथ में कुछ कागजात लेकर मीरा के पास आया। तुम केस जीत गई हो माँ। नाना जी के तुम्हारे हिस्से की संपत्ति अब तुम्हारे नाम हो गई है। उठो माँ, आंखें खोल कर देखो। जिसकी तुमने जीवन भर प्रतीक्षा की वह आज तुम्हें हासिल हो गया है। माँ देखो ना माँ, कहते कहते टिल्लू रो पड़ा। मीरा निस्तेज आंखें खोलकर अपने पिता की सौगात को देख रही थी। अभी आप सुन रहे थे कहानी भाग न बांचे कोई। इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।